हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल और गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता देती हूँ। एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की मॉडिफिकेशन एक्ट कहा जाता है, जिसको मॉडिफिकेशन ऑफ 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, और इसको इनेक्ट करने का इसका रीज़न यही था कि पॉलिटिकल अवेयरनेस लानी है। पॉलिटिकल अवेयरनेस को इंक्रीज करना है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में मीन कि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही थी कि इंडियन को भी इंक्लूड किया जाए इन ब्रिटिश गवर्नेंस में। अंडरस्टूड? और इसके बाद हमने इसके प्रोविजंस किए थे, जिसमें हमने पहला प्रोविज़न पढ़ा था कि इन्होंने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एनलार्ज किया। लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन्होंने क्या किया था? इंक्रीज किया था। डेट मीन्स कि इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेचर में इन्होंने अपने मेंबर्स को 10 से 16 कर दिया। देन बॉम्बे और मद्रास में इन्होंने मेंबर 8 से बढ़ाकर 20 कर दिए। और काउंसिल में इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी ऐड किया। नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन थे? हमारे इंडियन। ओके, इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब इंडियंस को भी ऐड किया हुआ था। इसके बाद का हमने जो प्रोविज़न पढ़ा था वो था इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। दैट मीन कि नॉट ऑफिशियली इलेक्शन, इसमें ऑफिशियली इलेक्शन नहीं किए गए, अभी भी इसमें नॉमिनेशन ही होती थी, नॉमिनेशन ही की जाती थी। ओके, और नॉमिनेशन कहाँ से की जाती थी? नॉमिनेशन इनकी की जाती थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मेंबर लिए जाते थे, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनिसिपैलिटी से लिए जाते थे। ओके, और उसके बाद यूनिवर्सिटी से, ज़मींदार से, लास्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इन्होंने मेंबर को इलेक्ट किया था। ओके, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन मीन ऑफिशियली इलेक्शन नहीं होते थे, बट होते थे ये नॉमिनेशंस। उसके बाद राइट टू आस्क क्वेश्चन, इन्होंने क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया। किसके बारे में? जो भी ये लॉज को बनाते थे, बट ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ नहीं सकते थे। सप्लीमेंट्री मीन ये कोई भी डिटेल नहीं पूछ सकते थे ये। ओके, देन ये किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन नहीं कर सकते थे, इनको डिस्कशन करने की अलाउंस नहीं थी।
अगर कोई भी क्वेश्चन इन्होंने पूछना है तो 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न है पावर ओवर बजट। पावर ओवर बजट, इसमें क्या था, इसमें इन्होंने मेंबर को बजट डिस्कस करने की परमिशन दे दी, बट वोटिंग का राइट नहीं दिया, ना ही ये कोई अमेंडमेंट सुजेस्ट नहीं कर सकते थे। ओके, तो अभी तक हमने प्रोविजंस डिस्कस कर लिए हैं। एक क्विक रिवीजन किया है हमने पिछले लेक्चर का। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से और डिटेल में पढ़ना है तो आप इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस लेक्चर में विजिट कर सकते हैं और अच्छे से हर लेक्चर को डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, बट उससे पहले हम करते हैं हमारी आज की कोटेशन। द कोट इज, इट डजेंट मैटर वट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर वट यू आर डूइंग। ओके, दैट मीन्स कि दूसरे क्या कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, असली मायने रखता है कि आप क्या कर रहे हैं। जीवन में हम अक्सर दूसरों की तरफ देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी की तुलना अपनी ज़िंदगी से करते हैं। वो क्या हासिल कर रहा है, वो कितनी जल्दी आगे बढ़ रहा है, या वो कैसे दिखता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की ज़िंदगी का रास्ता अलग होता है और उनकी कहानी भी आपकी जैसी नहीं होती। सबकी कहानी अलग होती है। ओके, तो किसी पर फोकस नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने पर फोकस करना चाहिए। अपने हार्डवर्क पर, अपने एम पर हमें फोकस करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों की तरफ देखकर परेशान ना हो, अपने सफ़र पर ध्यान दें। जो आपके साथ में है वो आपका हार्डवर्क होता है, आपका एम है और आपका टाइम होता है, बस उसी पर ही फोकस करें। तो रन योर ओन रेस, अपनी दौड़ खुद दौड़ें। ओके, आई होप कि इस कोट को समझाकर मैं आपको मोटिवेट कर पाई हूँ। नाउ मूव टू आवर टॉपिक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो अब बात आती है कि इस जो एक्ट को क्यों लाया गया। ओके, तो इस एक्ट को लाने का एक ही पर्पस था कि लेजिस्लेटिव एक्ट जो है उसमें क्या करना था, इन्होंने गवर्नेंस में, ब्रिटिश इंडिया में गवर्नेंस को इम्प्रूव करना था। ओके, इम्प्रूव करना था कि गवर्नेंस इंडिया में अच्छे से चल सके। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहा जाता है। तो इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको मोर्ले और मिंटो दोनों ने इनेक्ट किया था। ओके, दोनों ने इनेक्ट किया था। उस टाइम पे मोर्ले, जिसका नाम लॉर्ड मोर्ले और इसको जॉन मोर्ले भी कहा जाता है, वो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ओके, और लॉर्ड मिंटो वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया था। ओके, तो वॉइसरॉय कौन था उस टाइम पे, लॉर्ड मिंटो था, और सेक्रेटरी कौन था, जॉन मोर्ले था। इसीलिए इस लॉ को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। अंडरस्टूड। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें क्या हुआ, इसकी वजह से इस एक्ट को लाने के बाद पार्टीशन की गई बंगाल की। क्यों की गई, क्योंकि इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रो करनी स्टार्ट हो गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बन चुकी थी, वो डिमांड कर रही थी कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया जाए। हमारे ऊपर रूल हो रहा है तो हम भी इंडियन गवर्नमेंट्स में होने चाहिए। ओके, देन इसके बाद आता है हमारा
मेन प्रोविज़न की तरफ चलते हैं। ये रहा लॉर्ड मॉरले और ये लॉर्ड मिंटो। ओके, तो इसके प्रोविज़न की तरफ चलते हैं। प्रोविज़न, फर्स्ट प्रोविज़न है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा है इंक्लूजन ऑफ इंडियंस, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव पावर एनहेंस्ड। तो चलिए एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें क्या किया गया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की काउंटिंग को इंक्रीज कर दिया गया। मीन उनके नंबर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जैसे यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव में इनके पास पहले 16 मेंबर थे, अब इन्होंने 60 कर दिए। और प्रोविंशियल जैसे बॉम्बे, मद्रास, इन प्रोविंसेस में इनके जो साइज थे वो वेरी करते थे, फिक्स नहीं थे। ओके, देन नेक्स्ट प्रोविजन है इंक्लूजन ऑफ इंडियाज। टाइम यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इंडियन को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया। सबसे पहले जो लो मेंबर बने थे इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे लो मेंबर। इसको आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट लो मेंबर कौन था ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो पहला था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, देन नेक्स्ट प्रोविजन है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके आ चुके थे। इनकी वजह से इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरेट लेके आए और हिंदूज के लिए अलग इलेक्टोरेट लाया गया। इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बताती हूँ, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल की। पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में की गई और ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि बंगाल इज टू लार्ज, बंगाल इज टू लार्ज टू गवर्न। ये इन्होंने ऑफिशियल रीज़न दिया कि हमसे बंगाल इतना बड़ा है कि हमसे ये संभल नहीं रहा, तो इसकी पार्टीशन कर देनी चाहिए। देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पार्टीशन की इसकी 16 अक्टूबर में 1905 में। इन्होंने पार्टीशन में दो पार्टीशन की, एक की ईस्टर्न बंगाल की, वन सेकेंड, जो इन्होंने पार्टीशन की थी, पार्टीशन की दो भागों में, एक की इन्होंने ईस्टर्न बंगाल एंड असम का रीजन। उसके बाद इन्होंने पार्टीशन की वेस्टर्न बंगाल जिसमें ओके, अब मैं बताती हूँ आपको। इसमें ईस्टर्न जो था, जैसे हमारा इंडिया है यहाँ पर ईस्ट है, तो ईस्ट में इन्होंने ईस्टर्न बंगाल असम को क्या कर दिया, ईस्टर्न पार्टीशन कर दी बंगाल की। और इसमें मेजॉरिटी में कौन थे, मेजॉरिटी में थे हिंदू, मुस्लिम कम्युनिटी थी मेजॉरिटी में। और वेस्टर्न बंगाल की तरफ मेजॉरिटी में कौन थे, हिंदू थे। ओके, तो इसकी पार्टीशन के बाद इसकी कैपिटल बनाई गई ढाका। ओके, उस टाइम इसको ढाका ऐसे लिखा जाता था, अब इसको ढाका DHAKA ढाका लिखा जाता है। और वेस्टर्न की कलकत्ता ही रहने दी कैपिटल, और आज के टाइम पर इसको कोलकाता बोला जाता है। ओके, देन इसके बाद इन्होंने रीज़न जो दिया था कि बंगाल बहुत बड़ा है, हमसे हैंडल नहीं हो रहा, इसलिए पार्टीशन कर दिए। बट एक्चुअल रीज़न यही था कि इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई, जिसमें इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया कि वो जो नेशनल मूवमेंट चला रहे थे वो उनकी मूवमेंट वीक कर दी जाए। ओके, देन उस टाइम पर जो बंगाल आता था
उस टाइम में जो बंगाल था वो कौन कौन सा एरिया था? आज का उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ असम, और लास्ट वन जो कंट्री आज है बांग्लादेश। उस टाइम बंगाल में ये रीजन आते थे। ओके, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन ने इन चीज़ों पर रिएक्शन भी दिखाया। रिएक्शन के तौर पर इन्होंने, इंडियंस ने 2 मूवमेंट चलाई। वो मूवमेंट थी स्वदेशी मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। अंडरस्टूड? इन मूवमेंट के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, प्रेशराइज किया कि हमें भी गवर्नेंस में मौका दिया जाए, इसीलिए कुछ रिफॉर्म इनकी वजह से भी लेके आए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक सेकेंड, यहाँ पर इन्होंने कंट्रोवर्शियल फीचर लाया। ओके, जिसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन की गई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की। मुस्लिम जो है वो उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग कर दी। मुस्लिम ही सिर्फ मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम कैंडिडेट को क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। और इन्होंने रीज़न ये दिया कि हम माइनॉरिटी को सेव कर रहे हैं। मीन्स उन्होंने ये बोला कि मुस्लिम जो है इन भारत में माइनॉरिटी में है, तो हम इनको सेव कर रहे हैं। ओके, अगर एक बात बोली जो मोर्ले को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले मोर्ले ही इस चीज़ को लेके आया था। ओके, देन इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या किया गया कि इन्होंने मेंबर्स इलेक्ट किए म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से। ओके, और इसमें इन्होंने दोनों ही सिस्टम फॉलो किया। एक इलेक्शन का सिस्टम फॉलो किया, दूसरा नॉमिनेशन का फॉलो किया। मीन इसमें अब इन्होंने नॉमिनेशन भी की और कुछ मेंबर नॉमिनेशन किए और कुछ मेंबर को इन्होंने इलेक्ट किया। देन इसके बाद लेजिस्लेटिव पावर एनहेंस्ड। इन्होंने क्या किया, बोला कि अब जो लेजिस्लेटिव है काउंसिल है वो डिस्कस कर सकती है बजट को, बट वो मीन्स ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं और रेजोल्यूशन भी दे सकते हैं और डिबेट भी कर सकते हैं। अब इन्होंने थोड़ी सी पावर को बढ़ा दिया, बट एक्चुअली क्या था, इनके पास अभी भी, इंडियन के पास अभी भी कोई रियल पावर नहीं थी। ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे। कहने को रिफॉर्म लाया बट रियल रिफॉर्म नहीं था। देन इसके आते हैं सिग्निफिकेंस में सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि फर्स्ट टाइम इंडियन को एंटर करने दिया इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेवल में, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ से इन्होंने बढ़ावा दिया। और इसका लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आज भी देखने को मिलता है। क्रिएटेड डिवीज़न अमंग नेशनलिस्ट, इन्होंने डिवीज़न क्रिएट कर दी, हिंदूज को अलग कर दिया और मुस्लिम को अलग कर दिया। बात करें अगर क्रिटिसिज्म की, तो क्रिटिसिज्म में क्या है, इन्होंने रिफॉर्म को लिमिटेड कर रखा था और कंजर्वेटिव कर रखा था। मीन इनके पास ही रियल पावर थी अभी भी। सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया, जिसकी वजह से पॉलिटाइजेशन हुआ रिलीजन में मन मुटाव आने स्टार्ट हुए। डिड नॉट मीट द एस्पिरेशन ऑफ इंडियन, अभी भी सेल्फ गवर्नमेंट का कोई भी इन्होंने एस्पिरेशन नहीं दी। इन्होंने अभी भी अपने ऊपर ही सारी पावर रख रखी थी, इंडियंस को अभी भी कोई पावर नहीं दी थी। तो इसका सेशन यही तक था। आई होप आपने अच्छे से लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919। तो अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और at last must subscribe the Mehra Mastery classes for the next update. Thank you everyone. Bye. Jai Hind. If you find this lecture helpful, please like, comment or share to the fellow aspirant. Subscribe the Mehra Mastery classes for the next update. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye everyone. Jai Hind.